मैं काफी आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट वीडियो है। इसके पहले मैंने इस चैप्टर को ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए बना दिया है और आज ही मैंने उन तीनों वीडियो को अपलोड किया है। तो आप चाहे तो या तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो देख सकते हैं या ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अब इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर में हम केमिस्ट्री की उस ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर के इस पार्ट 1 वीडियो में आपको क्या क्या बताऊंगा, तो इंट्रोडक्शन कि कार्बन क्या है, कैसा एलिमेंट है और वो क्या करता है। फिर हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन और टाइप्स ऑफ बॉन्ड कि कितने टाइप के बॉन्ड होता है, किस टाइप की जो बॉन्डिंग है वो कार्बन करता है एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो कार्बन है उसका कैसा नेचर है। इसमें हम बेसिकली दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, दो प्रोसेस है, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं। और लास्ट में जितना भी हमने पढ़ा इसको एक बार एज अ समरी रिवाइज कर लेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, और कार्बन इज अ नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन द अमाउंट ऑफ 0.03% एंड इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन परसेंटेज ऑफ 0.02। यानी कि कार्बन जो है अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है, कोर मेटल क्रस्ट, जो अर्थ का क्रस्ट है वहाँ पे 0.02% पाया जाता है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में 0.03% एज इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। यानी कि अर्थ के क्रस्ट में 0.02% पाया जाता है, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर, उसमें ये 0.03% पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2, ठीक है, CO2 के फॉर्म में। ये हो गया हमारा कार्बन का इंट्रोडक्शन कि एक नॉन मेटल है, ये अर्थ के क्रस्ट में 0.02% पाया जाता है। उसके अलावा ये एटमॉस्फेयर में 0.03 पाया जाता है, और कार्बन जो है वो हर जगह पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे हम हमारा फ्यूल वुड्स, जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, एशेस बच जाती है, कार्बन है। बॉडी के अंदर एज एन एसेंशियल प्रोटीन और पार्ट कार्बन प्रेजेंट होता है। बहुत सारे प्लांट्स में कार्बन प्रेजेंट होता है, पेंसिल की लीड में कार्बन प्रेजेंट होता है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स से लेकर लिविंग थिंग्स तक सब जगह कहीं ना कहीं कार्बन का इंटरफेरेंस है, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर डील करता है। तो ये तो हो गया हमारे कार्बन का इंट्रो। अब चलते बॉन्डिंग इन कार्बन में। अब बॉन्डिंग इन कार्बन को बहुत अच्छे से और डिटेल में समझेंगे कि होता क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, बॉन्डिंग इन कार्बन। अब बॉन्डिंग इन कार्बन को समझने से पहले हम कार्बन के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। जैसे उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,4, और वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4। ठीक है। अब ये तो हो गए कार्बन के बारे में कि इसके एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, और वैलेंसी होती है 4। अब कार्बन जो है
वो एक नॉन मेटल है बेसिकली, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो कार्बन का चाहे कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि कार्बन से बना हुआ हो, प्योर कार्बन से, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। यानी कि कार्बन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कार्बन जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट। कार्बन जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब बात करते हैं बॉन्ड्स की, कि कार्बन किस टाइप के बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, हमने कितने टाइप के बॉन्ड्स पढ़े हैं, आप बताइए मुझे कमेंट में, हमने कितने टाइप के बॉन्ड पढ़े हैं। 2 टाइप के बॉन्ड्स पढ़े हैं, एक है आयोनिक और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक होता है आयोनिक और दूसरा होता है कोवैलेंट। ठीक है, एक होता है आयोनिक, एक होता है कोवैलेंट। साफ है? ठीक है, अब हमारा आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड वो होता है जिसमें एक या दो एटम, बेसिकली 2 एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं। आयनिक बॉन्डिंग वो होती है जिसमें एलिमेंट या एटम जो है एलिमेंट, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, अब कि या तो ये क्या होगा आयनिक बॉन्डिंग में, कि ये पूरी तरह से, या तो मान लो दो एलिमेंट्स हैं ए और बी। अब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, तो इसे 2 और चाहिए आयन, है ना, 2 और चाहिए इलेक्ट्रॉन, चाहिए आयन नहीं, इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और दूसरा एलिमेंट है 2,8, 1। इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है, और मान लेते हैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना है। ठीक है, तो अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है तो इसका 2,8 हो जाएगा, इसको 1 लेना है और इसको 1 देना है। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा, और ये इसका इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो इसके 7 की जगह 8 हो जाएंगे, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। यानी कि 2 एलिमेंट्स के बीच इलेक्ट्रॉन की गेनिंग या लूजिंग को हम आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। पल्ले पड़ गया। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ध्यान से देखिए। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब 2 एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, उसे हम कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। अब आप लोग सोचोगे दोनों में फर्क ही क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पे वो या तो पूरी तरह से दे देते हैं या वो पूरी तरह से ले लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, या 2, और वो मिलके उसको यूज करते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये इसने ले लिया और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन एक ऐसा बॉन्ड बनता है जिसमें ना तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पूरा देता है और ना ये पूरा लेता है। ठीक है, ये लोग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। एग्जाम्पल दूं, जैसे कार्बन ही ले लेते हैं, कार्बन ही, हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन के दो एटम मिलके दो मॉलिक्यूल मिलके एक एटम बनाते हैं। ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। अब ये दोनों अपना ड्यूप्लेट पूरा करना चाहते हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये हाइड्रोजन एटम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका ड्यूप्लेट तो कंप्लीट हो जाएगा। इसका क्या होगा? ये तो बेचारा कंगाल हो जाएगा, इसका तो वैसे भी एक है। और अगर ये इसको अपना एक दे देगा तो ये बेचारा कहाँ जाएगा? तो होता क्या है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बीच में शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लोग शेयर कर लेते हैं, यानी दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स बीच में रखते हैं और उसी से एनर्जी लेते हैं। खत्म। ना ये पूरे इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। यानी कि ना इस हाइड्रोजन ने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से ले लिए, ना इस हाइड्रोजन ने इसके इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से लिए। इन्होंने शेयरिंग की। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। भाई बहन एग्जांपल ले लो, ज्यादा अच्छे से समझोगे। मान लो भाई के पास 5 वाली पर्क है और बहन के पास 5 वाली जेम्स है। अब मान लो भाई को थोड़ी सी जेम्स चाहिए और बहन को थोड़ी सी पर्क चाहिए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई पूरी पर्क दे देगा और जेम्स भी, और जो बहन है वो पूरी जेम्स दे देगी। ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो क्या करेंगे वो लोग? शेयरिंग करेंगे। बोलेंगे एक हाथ ले एक हाथ दे, यानी बहन भी भाई को एक जेम्स देगी और भाई भी बहन को एक पर्क देगा, यानी दोनों ने आपस में शेयरिंग की। तो वैसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जहाँ पे दोनों एटम ना पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना पूरी तरीके से देते हैं, उसे कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। और वैसी शेयरिंग जिसमें भाई ने बहन की जेम्स ले लिया और बोला चल निकल, मैं नहीं दे रहा अपना साथ को, निकलो, उस बॉन्डिंग को आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से ले लेते हैं या फिर पूरी तरह से दे देते हैं। समझ गए ना बात को? ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं कि कार्बन किस टाइप की बॉन्डिंग करता है। ठीक है, उसके लिए कार्बन के बारे में एक चीज जान लो। आपको एक चीज अच्छे से पता है कि किसी भी एटम की, चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नियॉन हो, कार्बन हो, सोडियम हो, कोई भी हो, अगर इन्हें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है तो इनको लगेगी ताकत, एनर्जी। और किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन देना या लेना बच्चों का खेल नहीं है कि यहाँ से ले लिया वहां से दे दिया, वो एक रो रहा है वो रोते रहने दो, अपना काम हो गया। नहीं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है या जो इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों की बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है, बहुत सारी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ना एक एटम की बैंड बजाती है पूरी तरीके से। तो कार्बन बेचारा फंस गया है। पता है क्यों? क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। अब इसको अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए, ठीक है, 4 और चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन क्या सोचता है, यार मैं तो फंस गया, ना मैं ले सकता हूँ ना मैं 4 दे सकता हूँ, क्योंकि मैं पागल तो हूँ नहीं कि 4 देते देते अपनी जान दे दूंगा। तो ये क्या करता है, ये दूसरे एटम्स के साथ शेयरिंग करता है कि मैं तुम्हें भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो तुम मुझे भी अपना इलेक्ट्रॉन दो, बीच में रखेंगे तो शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो जो कार्बन है, कार्बन वो करता है कौन सी वाली बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द बॉन्ड
which are made by sharing of electrons is called covalent bond. ठीक है, और अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है और वो मान लो C4 प्लस का चार्ज बना लेता है या चार्ज ले लेता है C4 माइनस का एनायन बना के, तो वो ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो करता ही कोवलेंट बॉन्डिंग है, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, चार्ज ही नहीं रहेगा। वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएगा जिसमें आयंस नहीं बनते। आयोनिक बॉन्ड में आयंस बनते हैं क्योंकि चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग में जब आयंस ही नहीं बनेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा? आयन क्यों नहीं बनेंगे? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा? क्योंकि ये तो शेयरिंग कर रहे हैं ना। अगर पूरी तरीके से ले लेता तो ये C4 माइनस का चार्ज बनाता, अगर ये पूरी तरीके से दे देता तो ये C4 प्लस का चार्ज बनाता, लेकिन ये क्या करता है? ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं, नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कोवलेंट बॉन्ड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये तो हो गई कार्बन की बात कि वो ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, वैलेंसी 4 होती है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। कोवलेंट बॉन्डिंग वो होती है जिसमें जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, और आयनिक बॉन्डिंग वो होती है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करता है। कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। अब कोवलेंट बॉन्ड भी 3 टाइप के बनते हैं। पहला होता है सिंगल, दूसरा होता है डबल और तीसरा होता है ट्रिपल। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का एग्जांपल, पहले सिंगल बॉन्डिंग। सिंगल बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड। अब ये 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। सिंगल बॉन्ड तब बनता है किसी भी एटम के बीच, ध्यान से सुनना, सिंगल बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों ही एटम्स एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। यानी कि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये वाला हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जब 2 एटम्स एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो उसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्डिंग, और उसको डिनोट करते हैं एज अ साइन ऑफ सिंगल डैश बिटवीन दोज 2 एटम्स। यानी कि हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस हाइड्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसने भी 1 शेयर किया, इसने भी 1 शेयर किया, तो दोनों के ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गए और दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनी वो थी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा एक बार और ध्यान से सुनिए, और बॉन्ड बनाने की भी एक रूल समझ लीजिए। बॉन्ड तभी बनेगा जब दोनों ही एटम इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ना कि इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो क्योंकि दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसलिए वो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करना कहलाएगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है, या सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब वैसे डबल बॉन्डिंग में होता है जब 2 एटम्स, मान लो यहाँ ऑक्सीजन की बात कर लें, तो ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। तो इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। तो जब 2 एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं इक्वली,
तो उसे हम कहते हैं, उस बॉन्ड को कहते हैं डबल बॉन्ड। और क्या कहेंगे? DOUBL डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड कहेंगे। डबल बॉन्ड कब कहेंगे? जब दोनों ही एटम्स दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें। सिंगल बॉन्ड कब कहेंगे? जब दोनों एटम्स एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें। डबल बॉन्ड कब कहेंगे? जब दोनों एटम्स दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे। और इसका एग्जाम्पल भी देना। एग्जाम्पल जैसे डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन है और सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोजन है। सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोजन है। ठीक है, डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। अब ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे। और डेफिनेशन क्या है ट्रिपल बॉन्ड की मैं बता देता हूँ कि ट्रिपल बॉन्ड्स आर बॉन्ड इन विच बोथ द एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन ईच अदर बाय मेकिंग ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गई बॉन्ड्स के बारे में बात कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन जो है वो मतलब जैसे हमने देखा है कि कई एलिमेंट्स अलग अलग जो है रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन किन रूपों में पाया जाता है? एक्सेप्ट हिज दैट ब्लैक कलर्ड बॉल। ठीक है, जो कार्बन हम एक्चुअल में देखते हैं काले रंग का पत्थर जैसा दिखता है, वो उसके अलावा और किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? यानी कि कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या है? एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? उसी एलिमेंट के जो है अदर फॉर्म्स का, उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें वो पाया जाता है। अब यहाँ बात करेंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स की। कार्बन के 3 इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स जो आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं। पहला है डायमंड, जो सबको पता है, कोहिनूर। ओके, चाहे नकली हो असली हो, डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप कहलाएगा। दूसरा होता है ग्रेफाइट, जिसकी हमारे पेंसिल की निब बनी होती है। और चौथा होता है जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, ये 3 एलोट्रॉप से कार्बन के। ठीक है, these 3 are allotropes of carbon। ये तीनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं जिन्हें हम जानते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये 3 ही हैं जिनके बारे में हमारी एनसीईआरटी में दिया है। अब जो डायमंड है और जो ग्रेफाइट है, क्योंकि ये दोनों कार्बन के बने हुए हैं तो इनमें कुछ तो सिमिलैरिटी होगी। अभी बकमिंस्टर फ्लोरीन की बात नहीं करेंगे, वो थोड़ा अलग किस्म का बंदा है, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं सिर्फ डायमंड की और ग्रेफाइट की। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों जो हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो मुझे नहीं लगता सेम होगी, क्योंकि डायमंड जो है वो इतना शाइनी और हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ बात करें ग्रेफाइट की, इतना काला है, थोड़ा सा घिसो तो स्क्रैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो बिल्कुल मैच नहीं करती। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करेंगी या नहीं। तो सोच के देखो, कार्बन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वही
ग्रेफाइट और डायमंड की प्रॉपर्टीज होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन के एलोट्रॉप है। भले ही दिखते अलग अलग हो, फिजिकल प्रॉपर्टी चाहे जैसी हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी ना, है ना। मान लो आप आलू को तल के खाते हो तो भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और अगर आप पराठा बना के खाओगे तो भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। यानी कि फिजिकली वो चाहे आलू का चिप्स दिखे या वो आलू का कोई और सब्जी दिखे, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी ना, कि वो कार्बोहाइड्रेट ही देगा। वैसे ही कार्बन किसमें होता है? कार्बन के दोनों एलोट्रॉप्स डायमंड और ग्रेफाइट दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा वेरी करती है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के लिए हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा दैट कार्बन हैज 3 एलोट्रॉप्स, डायमंड, graphite and Buckminster fluorine. Second point, diamond is a very hard, shiny substance which is made of carbon and it is a 3-dimensional figure. यानी कि जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जो कार्बन है वो 3 डिफरेंट कार्बन के साथ ऐड होकर डायमंड का 3D स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि इफ वी टॉक अबाउट ग्रेफाइट, so it is also allotrope of carbon in which carbon is bonded in hexagonal shape. ठीक है, और ग्रेफाइट जो उसमें कार्बन हेक्सागोनल शेप में बॉन्ड बनाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि both diamond and graphite have very highly varying physical properties. ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि दोनों ग्रेफाइट और डायमंड की जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज़्यादा डिफर करती है, बहुत ज़्यादा वेरी करती है, बिल्कुल अलग अलग है। वहीं अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बिकॉज बोथ आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। खत्म। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में यही इंपॉर्टेंट जो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के लिए आपके पॉइंट्स बन सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप यही 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो लिख लीजिएगा और यही आपके एग्जाम में काम आएंगे। अब बात करते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन की। बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना जान लीजिए कि बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है वो एक अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड एक एलिमेंट है। ये फुटबॉल की शेप का होता है। ठीक है, जिसमें पेंटागनल और हेक्सागनल कार्बन के शेप्स आपस में जोड़ के फुटबॉल का 3D फिगर बनाते हैं और उनको बकमिंस्टर ने फ्लोरीन ने इनको खोजा था, इसलिए उनके नाम पर पड़ गया बकमिंस्टर फ्लोरीन। और इसमें जो कार्बन होते हैं वो C60 के अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इसकी ज़्यादा खास प्रॉपर्टीज नहीं बताई गई। तो ये था हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहला कि जो एलोट्रॉप है वो है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है बकमिंस्टर फ्लोरीन। डायमंड और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा वेरी करती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। डायमंड इज अ हार्ड सब्सटेंस which is an allotrope of carbon, but on the other hand graphite is also an allotrope of carbon, but it is very dark in color and its physical property varies very much from the diamond. Buckminster fluorine is another allotrope of carbon which is which is in the form of a structure of football shape made with the structure of pentane and hexane joined with each other. यानी कि पेंटेन और हेक्सेन, पेंटागन और हेक्सागोन मिलकर एक फुटबॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और C60 होता है कार्बन एटम, जिसमें 60 होते हैं। उनको मिस्टर फ्लोरीन ने ढूंढा था, इसका नाम बकमिंस्टर फ्लोरीन रख दिया गया। दैट्स ऑल। ये हो गया आपके एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। अब बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। ठीक है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। versatile nature of carbon. Versatile nature
वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में हम क्या पढ़ेंगे कि जो कार्बन है वो सिर्फ कार्बन के दूसरे टाइप के एटम्स या सिर्फ हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाता, वो अदर एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्डिंग बनाता है, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ठीक है, सल्फर है, ये सब। तो अब जो पहली प्रॉपर्टी या वर्सेटाइल नेचर हो जाएगा कार्बन का, वो हो जाएगा कैटिनेशन। कैटिनेशन, ठीक है। अब कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन हैज अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग चेन्स, branches and rings with other carbon atoms and different type of element. This property of carbon in which it makes chain, branch and ring with different atoms of different element is known as कैटिनेशन। यानी कि कैटिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन लंबी लंबी चेन्स, ब्रांचेस और रिंग्स को फॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं कैटिनेशन। कार्बन ना सिर्फ दूसरे कार्बन एटम्स बल्कि हाइड्रोजन के अलावा सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, आर्गन, इन सब के साथ भी जो है कैटिनेशन की प्रोसेस शो करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप में और होमोलॉजी सीरीज में, जो किस टाइप से डिफरेंट और चीज़ों के साथ चेन बाइंडिंग बनाता है, फिर वो बात की बात है। अभी तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली प्रॉपर्टी या पहला वर्सेटाइल नेचर ऑफ हो जाएगा कार्बन का, दैट इज कैटिनेशन। इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच कार्बन मेक्स चेन, ब्रांच एंड रिंग विथ अदर कार्बन एटम और अदर एलिमेंट। अब कार्बन की तरह ही एक और एलिमेंट है जो उसके जैसी थोड़ी बहुत कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, जिसका नाम है सिलिकॉन। सिलिकॉन दूसरा एलिमेंट है जो कार्बन के जैसे जो है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन थोड़ा कम अमाउंट में, बहुत ज्यादा नहीं दिखाता, थोड़ा ही दिखाता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि which is the another element which shows the process of catenation like carbon? So it is silicon. What type of catenation is showed by carbon? So carbon makes bond with in the form of chain, branch or ring. This is the type of catenation which it shows with other forms of carbon or different elements like hydrogen, chlorine, fluorine, sulfur, ब्रोमीन एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके पहले मैंने आपको कार्बन किस टाइप की बॉन्डिंग करता है ये भी बताया था, तो वो भी इसी में हम ऐड कर देंगे कैटिनेशन में कि कार्बन आल्सो मेक डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन एटम्स लाइक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब सेकेंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ बात करते हैं कार्बन की। तो सेकेंड जो है वर्सेटाइल नेचर कार्बन का, वो हो जाएगी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मतलब 4 और वैलेंसी तो मतलब आप समझते ही हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टेट्रा मीन्स 4 एंड वैलेंस मीन्स इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब टेट्रावैलेंसी क्या होता है? क्योंकि हमने देखा कि कार्बन के 4 ही एटम्स होते हैं जो कि उसके आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है, इसलिए वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो टेट्रावैलेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इन विच बिकॉज कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन
electron in its outermost shell, so it makes covalent bond with other elements for completing its octet. Another point for tetravalency can be that because carbon has smaller atomic mass, you can say, a smaller structure, क्योंकि कार्बन का छोटा स्ट्रक्चर रहता है, that's why its capacity to hold electrons is very high, due to which the covalent bonds of carbon seems to be very strong from the outside, but they are a little bit you can say weak inside the structure. मतलब जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, पहला पॉइंट टेट्रावैलेंसी के लिए। दूसरा पॉइंट, कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी मतलब वो कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करना चाहता है, जिसके कारण वो किसी भी अदर एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम, बोरोन, किसी के साथ भी दूसरे टाइप की जो बॉन्डिंग है वो बना सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि जो हमारा कार्बन है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो छोटा होता है, जो इसका एक प्लस पॉइंट है, जिसके कारण वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या बनेगा टेट्रावैलेंसी के लिए कि क्योंकि कार्बन का जो बॉन्ड बनता है वो बाहर से, आउटर से तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन अंदर से, इनर पोर्शन से बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। उनके बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट बॉन्ड्स नहीं बनते, थोड़े लूज बनते हैं, इसलिए वो बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन अंदर से वो वीक होता है। ओके, ये हो जाएगी आपकी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या हो जाएगी, कार्बन के एटॉमिक नंबर, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है, इसलिए वो दूसरों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड वो अदर एटम्स के साथ बनाता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और हाइड्रोक्साइड हो गया, इन सब के साथ। क्योंकि कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए उसकी बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखता है। और लास्ट में हम ये कहेंगे कि कार्बन का जो कार्बन का जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, बाहर से स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अंदर से ये वीक होता है, आसानी से टूट जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं टेट्रावैलेंसी के लिए कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता, लो होता है। कार्बन हैज अ मेल्टिंग पॉइंट कार्बन हैज अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स इट। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक का कोर्स जो हमने किया, दैट इज इंट्रोडक्शन, फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन कार्बन, उसके बाद वो किस टाइप के ब्रांच बनाता है, किस टाइप की बॉन्डिंग करता है, उसका वर्सेटाइल नेचर क्या होता है, वो किन किन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, बॉन्डिंग कैसे होती है, बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, कार्बन के डिफरेंट एलोट्रोप्स क्या है, उसका वर्सेटाइल नेचर कैसा होता है, ये सब हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो में देखा। अब पार्ट 2 में हम इसके आगे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस चेन नहीं, वो तो शायद बात का डब हो जाएगा। क्या है नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उसमें देखते हैं फिर आगे क्या करना है, ठीक है। तो अभी तक के लिए तो आप स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साई राम, बाय। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल हिंदी साहित्य और काव्य को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड डू चेक इट आउट द प्लेलिस्ट which I have made related to only this particular chapter। और उसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर 8 और 15 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर नंबर 8 के निकाले हैं,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की है। अराउंड 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 4 या 5 एनवायरनमेंट के होंगे और बाकी के 10-15 जो है वो चैप्टर नंबर 8 के होंगे, दैट इज हाइड्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और वो चैप्टर भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है एक्सेप्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस को छोड़ के। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन। ओके, तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय, ऑन फेयर।